गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएन विद्यालय ई लर्निंग प्रोग्राम में 11th JEE नीट सेशन में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 10 की बात कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन सीखा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही फाउंडेशन को आगे बढ़ाते हुए Today we are discussing lecture number 11. लेक्चर नंबर 11 का जो इम्पोर्टेंस है, चर्चा क्या है आज की लेक्चर नंबर 11 की, कि हम इंटरेस्टेड हैं नोमेनक्लेचर of organic compounds। हमारे इंडिया में या दुनिया में कहीं पर भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामकरण भी किया जाता है। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब बनाए गए तो उनका नोमेनक्लेचर भी किया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली अगर हम देखेंगे तो जैसे हम लोगों ने बोला था कि पहला क्लास जो होगा वो हाइड्रोकार्बन होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो मैं एक पॉइंट्स लिख सकता हूं कि इन जनरल organic compounds are hydrocarbons and their derivatives। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। या तो हाइड्रोकार्बन होंगे या उनसे बनने वाले जो भी कंपाउंड्स होंगे उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल देंगे, ठीक है ना। आप छोटा सा एक एग्जांपल सीख सकते हैं कि अगर मैं RH लिखूं और एक तरफ लिखूं ROH, एक लिख दूं RCOH, तो ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जेंटलमैन। मैं इसको अल्केन बोल देता हूँ या हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन है एक्चुअली में। ये सब अल्कोहल है, पढ़ेंगे हम लोग आगे। और ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखेंगे तो आपको एक पार्ट इस तरह का दिखाई दे रहा होगा जिसको मैंने सर्किल किया है, और इसको मैं जो R लिखा हुआ है, ठीक है ना, जिसको मैंने सर्किल किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये जो R है इसको हम अल्काइल ग्रुप बोलेंगे साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैं बताऊंगा। मतलब सिंपली आप अगर कोई अल्केन है और अल्केन में से एक H को निकाल देते हैं तो जो ग्रुप बनेगा, हम लोग इसको सीखेंगे और अच्छे से, तो उसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। और ये साहब मोनोवैलेंट होता है। मोनोवैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी 1 हो, जिसकी वैलेंसी 1 हो वो मोनोवैलेंट है। बाकी आप देख पा रहे हैं कि ये H को मैंने रिप्लेस किया OH से और इधर COH से, तो OH एंड COH आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप
हम फंक्शनल ग्रुप की चर्चा पे आएंगे, जिसको आप क्रियाशील समूह बोलते हैं। क्रियाशील समूह। तो अगर आप देखेंगे तो कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जेंटलमैन, वो बेसिकली दो कंपोनेंट्स, दो फ्रेगमेंट उसमें पाए जाएंगे। एक तो अल्काइल ग्रुप होगा और दूसरा जो होगा उसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि हम बात कर रहे हैं नोमेनक्लेचर की। तो नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण में। देखो भाई, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स को सर्च किया गया तो उनके नामकरण को ध्यान में रखते हुए दो प्रकार के सिस्टम जनरेट किए गए, जिसमें कुछ कंपाउंड्स कैसे प्राप्त हुए, कैसे बने, इस बात के आधार पर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण किया और दो सिस्टम जनरेट किए, जिसमें एक को बोलते हैं ट्राइवियल सिस्टम और दूसरा होता है IUPAC सिस्टम। PDF में आप देख पाएंगे। देखिए, ट्राइवियल सिस्टम मतलब साधारण नाम, कॉमन नेम, या कोई ऐसा नाम जिससे वो प्राप्त किया गया, जो उसका सोर्स है। जैसे अगर मीथेन को देखो तो पहले दलदली स्थानों से प्राप्त की गई थी, तो उसको हमने मार्स गैस बोल दिया था, बाद में मीथेन बोला। तो IUPAC का भी फुल फॉर्म दिया गया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये दो टाइप के नाम है। ट्राइवियल सिस्टम में हम लोग सीख सकते हैं कॉमन नेम, साधारण नाम। अब सब मेन इसमें क्या है, IUPAC। रूल तो इसके भी हैं, ट्राइवियल सिस्टम के भी। दूसरा क्या है, IUPAC सिस्टम। तो IUPAC सिस्टम मतलब IUPAC नेम के अकॉर्डिंग हमने जब किसी कंपाउंड की स्टडी की तो बेसिकली उसमें 3 कंपोनेंट मुख्य हैं। अगर हम IUPAC की बात करें तो IUPAC नेम में 3 पार्ट मेन है, जिसमें एक पार्ट जिसको आप बोलते हैं रूट वर्ड, दूसरा पार्ट है प्रीफिक्स, और तीसरा पार्ट है सफिक्स। रूट वर्ड को बोलते हैं मूल शब्द। ये पूर्वलग्न हो गया और ये अनुलग्न हो गया। क्रम कुछ ऐसे रहता है। अगर हम बात करें तो पहले प्रीफिक्स आता है, प्रीफिक्स के बाद रूट वर्ड आता है और रूट वर्ड के बाद सफिक्स आता है, और फाइनली इन तीनों को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो IUPAC नेम रेडी हो जाता है। सब बड़ी सरल सी चर्चा है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चर्चा है। हम एक एक करके जो है डिस्कस कर लेते हैं कि किस चीज़ का मीनिंग क्या है, महत्व क्या है। सबसे पहले हम रूट वर्ड की बात कर लें साहब। तो रूट वर्ड की अगर बात की जाए तो रूट वर्ड का मतलब लेंथ ऑफ
रूट वर्ड का मतलब है लेंथ ऑफ पेरेंट या मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन। भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कम से कम एक कार्बन हो सकता है और बहुत ढेर सारे कार्बन हो सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर करते समय आईयूपीएसी का ये हिस्सा है कि लेंथ ऑफ पेरेंट या मेन कार्बन चेन में, लेंथ का मतलब साहब यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर से नहीं है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम से है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो उसको आप रूट वर्ड बोलते हैं। पीडीएफ में लिखा हुआ भी है, टेबल बनी हुई है कि अगर आप जो है एक कार्बन की बात करें तो उसके लिए रूट वर्ड लिखा गया है मैथ का यूज़ करना है, 2 के लिए एथ का यूज़ करना है, 3 के लिए प्रोप का यूज़ करना है, 4 के लिए ब्यूट का यूज़ करना है, और इस तरह से देख सकते हैं तो 10 पे आ जाएगा तो डेक का यूज़ करना है, C11 के लिए अनडेक का यूज़ करना है, C12 के लिए डोडेक का यूज़ करना है। नॉर्मली 10 तक काम चल जाता है, लेकिन आगे भी हम चर्चा कर सकते हैं और जब आईयूपीएसी में आएंगे तो इनको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। तो रूट वर्ड का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, किसमें साहब, पेरेंट चेन या मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं उनकी संख्या को दर्शाने के लिए हम लोग आईयूपीएसी में क्या यूज़ करते हैं, रूट वर्ड, जिसको शॉर्ट में RW बोल देते हैं या वर्ड रूट भी लिखा रहता है, एक ही बात है। सेकेंड टर्म आया प्रीफिक्स। सेकेंड जो टर्म आया आईयूपीएसी का वो क्या आया साहब, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब जिसे पहले जोड़ा जाए, पूर्व लग्न। प्रीफिक्स का मतलब जिसे पहले जोड़ा जाए। दूसरा टर्म आया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हमेशा ध्यान रखना है, मैं लिख दूं आपको कि RW के पहले आएगा, पहले जोड़ा जाएगा साहब, RW के पहले जोड़ा जाएगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स 2 टाइप का होता है, एक प्राइमरी प्रीफिक्स होता है जिसको आप प्राथमिक बोलते हैं, सभी लोग पता है, और एक होता है सेकेंडरी जिसको आप द्वितीयक बोलते हैं। मैं क्लियर कर दूं कि प्राइमरी प्रीफिक्स एक ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है वो साइक्लो यूज़ होता है, और साइक्लो हम कब यूज़ करते हैं, ओनली in case of cyclic compound। अगर चक्रीय व्यवस्था नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है साहब, तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज़ नहीं करेंगे। मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स एक ही है जिसको हम बोलते हैं साइक्लो, ओनली इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे स्पेशली। तो आईयूपीएसी में सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज कब होता है कि इन केस ऑफ 2 or more फंक्शनल ग्रुप। टू और मोर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अगर साहब कंपाउंड में क्रियाशील समूहों की संख्या 2 या 2 से ज़्यादा है तो साहब हम सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे जिसको आप बोलते हैं द्वितीयक पूर्व लग्न।
और अगर चक्रीय व्यवस्था है तब हम प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे, जो कि क्या होता है साहब, साइक्लो होता है। और जब कब यूज़ किया जाता है, ओनली इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। प्यारे बच्चों जरा ध्यान करो, लेक्चर 10 में मैंने कुछ इस तरह के नाम लिखे थे, साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लो आया क्योंकि चक्रीय है। तो साइक्लो का बेसिकली अभी हम यूज़ की चर्चा करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, और उसके बाद आएगा बाद में सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स का 11th स्टैंडर्ड में IUPAC जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखते हैं तो बहुत बड़ा यूज़ है। सब प्रीफिक्स के बाद आता है सफिक्स, सबसे महत्वपूर्ण चीज। महत्वपूर्ण तो सब तीनों है। सफिक्स सफिक्स मतलब जिसे रूट वर्ड के बाद जोड़ा जाए, रूट वर्ड के बाद जोड़ा जाए। हिंदी बोल रहा हूं, हिंदी भी लिखे दे रहा हूं, अंग्रेजी भी बोल दूंगा। रूट वर्ड के बाद जोड़ा जाए मतलब रूट वर्ड के पहले क्या आना है, प्रीफिक्स, फिर क्या आना है रूट वर्ड, फिर क्या आना है सफिक्स। तो सफिक्स भी साहब दो तरीके का होगा, एक कहलाता है प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक पूर्वलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, और एक कहलाता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स का जो हम यूज करते हैं वो नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बिटवीन कार्बन, ये बिटवीन है, कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। जो मेन चेन होती है उसमें कार्बन एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर क्या है उसको डिस्कस करने के लिए हम प्राइमरी सफिक्स का यूज़ करते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक अनुलग्न बोलते हैं। प्राथमिक अनुलग्न मतलब प्राइमरी सफिक्स का यूज नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। कार्बन एटम्स कम है तो उनका हम नेचर हाइड्रोजन एटम के साथ भी चेक कर सकते हैं। सेकेंडरी सफिक्स, सब सेकेंडरी सफिक्स का यूज जिसको हम द्वितीयक अनुलग्न बोलते हैं, इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह यदि उपस्थित होगा, वो कम से कम एक हो सकता है। अगर वन फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है तो साहब हम सेकेंडरी सफिक्स का यूज करेंगे। अदरवाइज हम सेकेंडरी सफिक्स का यूज तब तक नहीं करेंगे साहब जब तक कि कंपाउंड में कम से कम एक क्रियात्मक समूह प्रेजेंट ना हो, लेकिन इसका यूज हमेशा करने वाले हैं। मतलब रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स का यूज हमेशा होने वाला है। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स और जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज होगा, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से होगा साहब। हम लोग प्राइमरी सफिक्स की बात करें, नेचर ऑफ बॉन्ड, हम लोग प्राइमरी सफिक्स की बात अगर करें, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, प्राइमरी सफिक्स की बात करें कि मान चलिए कार्बन कार्बन के बीच में
सिंगल बॉन्ड है पेरेंट चेन में या कंपाउंड में, तो हम प्राइमरी सफिक्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, एन यूज़ करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में साहब डबल बॉन्ड आ गया नेचर, तो एन यूज़ करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो हम लोग साहब आयन यूज़ करते हैं। ध्यान ये रखना है कि डबल बॉन्ड 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। मैं आपको बता दूं कि अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड एक ही प्रेजेंट है तो साहब कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इन यूज़ करते हैं। 2 बार प्रेजेंट है तो साहब डाईइन और इसको ट्राईइन बोल देते हैं, प्रीफिक्स आ गया। देखो अब डबल बॉन्ड के लिए प्रीफिक्स आ गया डाई, और ऐसे ही इसको आयन बोलते हैं, इसको डाई आयन बोल देंगे और इसको ट्राई आयन बोल देंगे। लेकिन नॉर्मली इनका यूज़ हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए एक एक बात को बिल्कुल क्लियर करिए कि साहब प्राइमरी सफिक्स का यूज़ कब करते हैं, रूट वर्ड के बाद। प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज़ कब करते हैं, रूट वर्ड के पहले। सेकेंडरी सफिक्स का यूज़ कब करते हैं, प्राइमरी सफिक्स और रूट वर्ड के बाद। रूट वर्ड देन प्राइमरी सफिक्स देन सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन कब करते हैं, जब कंपाउंड में कम से कम एक फंक्शनल ग्रुप, एक क्रियाशील समूह, चर्चा करेंगे हम लोग बाद में क्रियाशील समूह की अगले लेक्चर में, प्रेजेंट होता है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। प्राइमरी सफिक्स आप 3 ही है। एक छोटा सा क्वेश्चन जनरेट हुआ कि किसी ने आपसे पूछा, एक एमसीक्यू पूछ दिया या छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया कि रूट वर्ड के बाद, बहुत ध्यान से मेरी बात सुने, कि रूट वर्ड के बाद आने वाले प्राइमरी सफिक्स की संख्या कितनी हो सकती है। तो आप बोल सकते हैं 3, या तो एन होगा साहब, या इन होगा, और या फिर क्या होगा, आयन होगा। 3 ही प्रकार के प्राइमरी सफिक्स का यूज आपको करना है। सेकेंडरी सफिक्स क्या ही हो सकते हैं, हम लोग अगले लेक्चर में, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स का जो, तो आप मतलब बेसिक बात समझिए कि कितने रूल, सबसे बेसिक रूल क्या बन सकता है साहब। अगर बेसिक रूल हम चर्चा करें तो क्या बन सकता है साहब, रूट वर्ड, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, और साहब प्राइमरी सफिक्स पीएस, और ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल्स टू आईयूपीएसी। जैसे मैं कह दूं मैथ और प्राइमरी सफिक्स एन लगा दिया तो साहब बन गया मीथेन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ये तो सीखा होगा आपने। अगर साहब हम लोग एथ कर दें और मान चलो इन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा साहब। ये साहब क्या होता है, C2H4। अगर हम लोग जो है एथ कर दें और इसमें प्राइमरी सफिक्स आयन लगा दें तो साहब इथाइन हो जाएगा, जिसको आप C2H2 बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है साहब, आप देखेंगे कि ये C सिंगल बॉन्ड C को रिप्रेजेंट कर रहा, या CH बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा, ये C डबल बॉन्ड C को रिप्रेजेंट कर रहा, ये C ट्रिपल बॉन्ड C को रिप्रेजेंट कर रहा। ये सब अल्काइन है, मैंने बताया था, ये अल्कीन है और ये अल्केन है साहब। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी सफिक्स साहब 3 ही है। ये बेसिक रूल हो सकता है। रूल नंबर 2 क्या हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि साहब मैं प्राइमरी प्रीफिक्स यूज़ करूं, PP मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स, मैं लिख दूं प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स।
ये भी एक जनरल रूल है जो कि आ सकता है और क्या बना के दे देगा IUPAC। जैसे मैं लिखूं साइक्लो और मैं लिखूं 3 कार्बन के लिए प्रोप और प्लस लिखूं एन, तो साहब IUPAC बन गया। तीनों को ऐड करेंगे, गैप नहीं करना है, गैप नहीं रखना है, तो नाम बन गया साइक्लोप्रोपेन। मैंने आपको बताया था लेक्चर 10 में, इस तरह की एक रिंग बनाई थी और इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। तो ये बेसिक 2 रूल हैं जो कि आपको यूज़ करने पड़ेंगे। अगर मैं ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना दूंगा तो ये साइक्लोब्यूटेन कहलाएगा साहब। तो इसमें कितनी चीज़ें यूज हो रही हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स। अगर साहब इसको मैं बोलूँगा तो ये साहब साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, ये साहब साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, ये साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन आते जाएंगे तो उसी हिसाब से एक कार्बन के लिए मैथ हो जाएगा, 2 के लिए एथ हो जाएगा, 3 के लिए प्रॉप हो जाएगा। मतलब हमें ये बात समझनी है कि बेसिकली प्राइमरी जो 3 कंपोनेंट हैं, IUPAC 3 आधार पर, 3 पिलर पर टिका हुआ है, जिसमें कंडीशन के आधार पे हम उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन तीनों का नाम हम बोलते रहेंगे बार बार कि साहब प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। रूट वर्ड जो है वो लेंथ ऑफ कार्बन चेन, जो रूट वर्ड है वो लेंथ ऑफ कार्बन चेन को बताता है, जो रूट वर्ड है वो लेंथ ऑफ कार्बन चेन को बताता है। जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वो साइक्लो, प्राइमरी सफिक्स है वो एन, इन, आयन, सेकेंडरी सफिक्स हम फंक्शनल ग्रुप, और प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसका भी प्रयोग तब करेंगे जब 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आएंगे। हम लोग बात करें अगर अल्काइल ग्रुप की, थोड़ा सा ध्यान दें, कई बार इसका यूज आता है, अल्काइल ग्रुप एंड यूज ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो मैंने आपको बोला कि अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, ये अल्केन का फॉर्मूला है। इसमें से एक H आप साहब निकाल दें तो एक H निकाल दिया साहब। मैथमेटिक्स तो पढ़ी होगी 10th तक, तो एक कम हो गया ना, तो ये अल्केन है साहब। तो अल्केन में से एक H निकल गया तो मैं आपको बता दूं कि एन हट गया और आयल जुड़ गया, तो ये बन गया Cn, ये अल्काइल बन गया सब। और अल्काइल को मैंने बताया किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। और जो R होता है, जो R होता है वो मोनोवैलेंट होता है, मैंने अभी बताया था। मोनोवैलेंट का मतलब वैलेंसी कितनी होती है, 1। लिख दूं मैं वैलेंसी 1। क्यों साहब वैलेंसी 1 है, क्योंकि इसमें से एक ही H निकला है, मतलब इसका एक ही कार्बन एटम, कार्बन एटम की एक ही वैलेंसी फ्री होती है। जैसे हम लोग बात करें CH4 की, तो एक H निकल जाएगा तो CH3 इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है ना। इसको हम मिथाइल बोल देते हैं। और ध्यान रखना है कि मिथाइल को Me से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिथाइल को Me से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये साहब मिथाइल हो गया, कई बार आएगा मिथाइल। C2H6 है साहब, तो H निकाल देंगे तो साहब क्या बन जाएगा, C2H5 बन जाएगा। तो इसको आप इथाइल बोल देते हैं। इथाइल बोल देंगे, मतलब फ्री वैलेंसी कार्बन एटम जनरेट हो रहा साहब। कार्बन की एक वैलेंसी साहब फ्री हो रही, क्योंकि एक H उसमें से
निकल रहा है तो एक वैलेंसी क्या हो रही है, फ्री हो रही है। हम 3 कार्बन में भी अल्काइल ग्रुप के फॉर्मूले को बना सकते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम, आपको ध्यान देना है कि अगर CH3 CH2 CH3 मैं आपको क्लियर कर दूं तो यहां से आप 2 तरीके से H निकाल सकते हैं। पहली कंडीशन में बता रहा हूं कि ये H निकाल दिया, इसको नॉर्मल प्रोपाइल बोल देते हैं या 1 प्रोपाइल बोल देते हैं। और अगर इस वाले कार्बन से H निकाला तो इसको हम आइसो प्रोपाइल बोल देते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जैसे जैसे एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, ये मैंने बताया था ये इंक्रीजेस का साइन है, साइज ऑफ आर इंक्रीजेस। एल्काइल ग्रुप का जो साइज होगा वो सब इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। यूज क्या है कि यूज तो ये है साहब, यूज तो बहुत बड़ा है कि बिना आर के कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा OC ऑर्गेनिक कंपाउंड में RG टाइप का ही सा फ्रेमवर्क होगा। RG टाइप का ही फ्रेमवर्क होगा जिसमें R एल्काइल ग्रुप होगा और जो G होगा वो क्रियाशील समूह होगा, फंक्शनल ग्रुप। G ये डिसाइड करेगा कि वो एल्कोहल होगा, एसिड होगा, हाइड्रोकार्बन होगा कि एमाइन होगा कि क्या होगा, लेकिन G ये डिसाइड करेगा कि क्रियाशील समूह है तो उसके रासायनिक गुण क्या होंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। बेसिकली हम ये बात सीख सकते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ट्राइबियल नेम मतलब साधारण नाम और IUPAC की चर्चा की जाती है, जिसको हम लोग इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बोलते हैं। 3 हिस्से हैं साहब उसमें, एक रूट वर्ड है, एक प्रीफिक्स है और एक सफिक्स है। तो मैंने इस बात की चर्चा आपसे की। अगले लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन की नोमेनक्लेचर के बारे में चर्चा करेंगे और सीखेंगे छोटी छोटी बातें। फिर हम लोग क्रियाशील समूह और उसके आगे की चर्चा। तब तक ये जो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्काइल में क्रियाशील समूह जोड़ दो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड साहब क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन या उससे प्राप्त होने वाला कोई कंपाउंड, मतलब डेरिवेटिव, उससे बनने वाला। जनक कौन हो गया, पेरेंट कौन हो गया, हाइड्रोकार्बन, और उसका डेरिवेटिव, वो सभी क्या हो जाएंगे, अलग अलग ऑर्गेनिक क्लास बन जाएंगी, अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगे। हम उनके नोमेनक्लेचर को सीखेंगे, आगे हाइड्रोकार्बन की चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको तैयार करिएगा।